शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। आज की पहली खौफनाक कहानी नाज़िया शेयर कर रही हैं। नाज़िया कहती हैं, आज आपके साथ अपने कज़न हाशिम की ज़िंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग कराची गुलिस्तानी जौहर के रहने वाले हैं। मेरा कज़न हाशिम, जिसकी उम्र 38 बरस थी, वो बहुत ही तन्हाई पसंद था। शुरू से ही सब घर वालों से अलग थलग रहना। घर वाले सभी उसको बहुत ज़्यादा टोकते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी इस हरकत से बाज नहीं आता था। उससे बड़े भाई की भी शादी हो गई और छोटी बहनों की भी शादी हो गई। वो शादी भी नहीं करवाता था। फुप्पो बिल्कुल उसके गम में घुलती जा रही थी। वो दिन भर बैठा कमरे में काले जादू की किताबें पढ़ा करता था, जिस पर उनको और भी तफ्तीश रहती थी कि कहीं ये काले जादू की अमलियात न शुरू कर दे। उसकी हरकतें शुरू से ही कुछ मशकूक टाइप थीं। कभी जिन्नात की बातें करना, जिनों के किस्से सुनना सुनाना, कब्रिस्तानों में जाना। हमेशा उसको फुप्पो भी रोकती थी और फूफा भी रोका करते थे। फूफा के इंतकाल के बाद फुप्पो अकेली जितना हो सकता था उसे समझाती थी। गर्मी की छुट्टियां थी, मैं फुप्पो के पास रहने के लिए गई हुई थी। अक्सर मैं उनके पास चली जाया करती थी। उनका दिल भी लगा रहता था, वरना वो हर टाइम फोन करके रोती ही रहती थी। ये आज से 10 बरस पुरानी बात है। जून का ही महीना था जब मैं फुप्पो के घर रहने के लिए गई। हाशिम भाई, जो कि हमेशा की तरह ऊपर वाले कमरे में कैद थे, जब खाना देना होता तो उनको 10 बार आवाज़ दी जाती, तब वो नीचे आकर खाना खाते। ज़्यादा बात भी ना करते, सिर्फ हाल चाल तक बस। हर वक्त ऐसा लगता कि वो किसी गहरी सोच में है। मैं कई बार उनको कहती, हाशिम भाई आप भी नीचे आकर बैठा करें, बातें किया करें, तो बस एक ही बात कहते थे, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। फिर एक रात तकरीबन 12 बजे का टाइम था। फुप्पो की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं फुप्पो को दवाई देने के लिए उठी। किचन से जो ही फ्रिज से पानी लेने के लिए गई तो मुझे ऐसी आवाज़ आई जिस तरह से कोई कुछ पढ़ रहा है, जैसे हाशिम भाई कुछ बोल रहे हैं, कोई मंत्र टाइप। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने फुप्पो को दवाई दी, लेकिन उनको बताया कुछ भी नहीं कि कहीं वो और परेशान ना हो जाए। जो ही सीढ़ियों में झांक कर देखना चाहा, हाशिम भाई के कमरे की लाइट ऑफ थी, लेकिन उनकी आवाज़ गूंज रही थी। आज मैंने सोचा कि क्यों ना चलकर देखूं कि हाशिम भाई क्या करते हैं। शायद कोई काला जादू कर रहे हैं। आज तो मंत्र पढ़ने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तभी मध्यम मध्यम कदमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊपर चढ़ने लगी, ताकि मेरे कदमों की आहट वो सुन न ले। जो ही मैं कमरे के करीब पहुंची, कमरे का दरवाज़ा बंद था और आवाज़ छत की तरफ से आ रही थी। मैंने डरते डरते जब झांक कर देखा तो हाशिम भाई बैठे जादू का कोई अमल कर रहे थे। उनके आगे एक बर्तन में आग जल रही थी। पास बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हुई थी। मैंने बकरे का कटा हुआ सर भी देखा, बहुत भयानक था, और वो कुछ बोल रहे थे। मैं बहुत डर गई, मुझे खौफ आने लगा। मैं बड़े आराम से पीछे हटी और नीचे आ गई। जो ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी, मेरा पाँव लगा और एक गमला गिर गया। हाशिम भाई बोलते बोलते चुप हुए। मैं डर गई कि कहीं मुझे देख ना ले। मैंने पलट कर ऊपर देखा तो कोई नहीं था। मैं तेजी से भागती हुई फुप्पो के पास आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाशिम भाई को पता न चल गया हो, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। उसके बाद उनकी आवाज़ फिर से गूंजने लगी। फुप्पो गहरी नींद में थी। मुझे बहुत डर लगने लगा। ये काम 3 रात मुसलसल होता रहा। 3 रात हाशिम भाई कोई अमल करते रहे। तीसरी रात थी, जो आधी रात का टाइम हुआ। छत के ऊपर से चीखें सुनाई देने लगी। हाशिम भाई चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि मुझे छोड़ दो,
मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, कोई मेरी मदद करे। चीखो पुकार जब मैंने और पप्पू ने सुने, हम लोग तेजी के साथ छत पर भागे तो ऐसे लग रहा था कि कोई अनदेखा वजूद हाशिम भाई को घसीट रहा है पूरी ताकत के साथ। वो उनको घसीट कर छत के कोने की तरफ लेकर जा रही थी। जो भी मखलूक थी, हम लोगों ने शोर मचा दिया और मैंने पूरी ताकत के साथ हाशिम भाई को पकड़ना चाहा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। किसी मखलूक ने उनको उठाकर दीवार के साथ पटक दिया और एक खौफनाक चीख गूंजी एक औरत की। जिस बर्तन में आग जल रही थी वो बुझ गई। पूरे छत के ऊपर बहुत गंदी स्मेल फैली हुई थी, जिस तरह से किसी मुर्दे की बू होती है। हम लोग भागते हुए हाशिम भाई के पास गए। वो दर्द से कराह रहे थे। उनके चेहरे के ऊपर नाखूनों के निशान थे और वो ये कह रहे थे कि मुझे बचा लो। इसी कहने में वो बेहोश हो गए। हम लोगों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उनको उठाने की। उनके चीखों पुकार सुनकर आसपास की छतों पर मोहल्ले वाले भी पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। हम लोगों ने कहा कि वो हाशिम भाई का पाँव फिसला और वो गिर गए हैं, जिस पर साथ वाली आंटी कहने लगी नहीं, ये छत के ऊपर काले जादू का अमल कर रहा था। मैंने 2 रातों से इसे देखा है। आज भी ये पढ़ाई कर रहा था तो इसके पीछे एक खौफनाक काले रंग की औरत खड़ी थी। जो ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मैं अस्तगफिरुल्लाह करती नीचे चली गई। इसने किसी मखलूक को हाजिर किया है। अब इस घर की खैर नहीं है। हम लोग बहुत डर गए। हाशिम भाई को बड़ी मुश्किल के साथ हम लोगों ने पानी के छींटे चेहरे पर मार मार के होश दिलाया। जब उन्हें होश आया तो उनमें उठने की भी हिम्मत नहीं थी, फिर भी वो उठे। पप्पू ने रोना शुरू कर दिया, तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन हो? तुम क्यों हमारी जान के दुश्मन हो? तुम ये किन कामों में पड़ गए हो? हाशिम भाई ने पप्पू की तरफ देखते हुए कहा, मैं चिल्ला कर रहा था। वो चिल्ला इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा मुझे पता नहीं था। वो 7 रातों का था, लेकिन वो तीसरी रात पर आ गई। वो मेरे पीछे खड़ी थी। उसको देखकर मैं डर गया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने हिसार तोड़ दिया। उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा ले। हम लोग हाशिम भाई को लेकर नीचे आ गए। उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। जो ही हाशिम भाई नीचे आए, अभी वो कमरे में ही थे, हमने कमरे की कुंडी लगा ली। उनके कमरे के दरवाजे से कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। इतनी जोर से दरवाजे पर दस्तक हो रही थी कि कोई बड़े गुस्से से जैसे दरवाज़ा तोड़ देगा। हाशिम भाई ने पता नहीं कौन सा चिल्ला किया था। उसके बाद वो फिर से बिस्तर पर लेटे और बेहोश हो गए। रात भर मैं और पप्पू डरती रही, रोती रही। हाशिम भाई को जगाने की कोशिश करती रही। उनकी नब्ज बदस्तूर चल रही थी, लेकिन उनकी आंखें बंद थी। वो खौफनाक रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। सुबह घर में भी फोन किया गया, सब घर वाले आ गए। हाशिम भाई को होश आया तो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे। उन्होंने कहके लगाकर हंसना शुरू कर दिया। अपने गले से पकड़कर अपनी कमीज को फाड़ लिया और कहने लगे कि मैंने चिल्ला कर लिया है, वो मेरे पास आ गई है, वो मुझे आवाज़ें दे रही है, मुझे कमरे में जाने दो। तेजी से भागते हुए कमरे में चले गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। कभी चीखे मारते, कभी हंसते, कभी रोते। पूरे घर में खौफ फैल गया। साथ वाली आंटी ने जो बताया वो बात सच थी। जल्दी से मेरे अब्बू गए और एक साहिब इल्म को लेकर आए। जो ही साहिब इल्म आए, उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि इसने किसी चुड़ैल आफत या बदरू को हासिल करने का चिल्ला किया है। ये चिल्ला 7 दिन का अमल था। वैसे तो ये 41 दिन का होता है या 40 दिन का। 40 रातों में आधी रातें कब्रिस्तान में पड़नी होती हैं और आधी घर में। इसने शुरुआत घर से की, इसलिए वो यहाँ पर जाहिर हो गई। इसने वो तादाद बहुत ज़्यादा पड़ी है, इसलिए वो इसके ऊपर हावी हो गई है और इसने हिसार तोड़ दिया। उसी ने इसका दिमाग पलट दिया है। अब ये बहुत मुश्किल से ठीक होगा। पहली बात तो ये अमल नहीं करवाएगा, और अगर अमल का कोई तावीज़ कुछ भी इसको दिया गया तो वो मखलूक इसको इस्तेमाल नहीं करने देगी। कुछ दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। घर में कोई भी आहट, कोई भी आवाज़ महसूस हो जो आपके बेटे की ना हो, तो उसका जवाब आप लोगों ने नहीं देना और ना ही उस आहट के पीछे जाना है। सब बहुत ज़्यादा डरने लग गए। अम्मी वगैरह ने भी उधर ही रुकने का फैसला किया। पप्पू को अकेला नहीं छोड़ सकते थे और ना ही हाशिम भाई को।
दिन भर उनके कमरे से बेहानक आवाजें गूंजती रही। ना वो खाने के लिए आए ना पीने के लिए। कमरा बादस्तूर बंद था। वहां से कहके सुनाई दिए, कभी एक औरत के तो कभी हाशिम भाई के। जो ही मगरिब की अजान हुई उनके कमरे का दरवाजा खुला और वो नीचे आए। आकर सीढ़ियों में बैठकर कहके लगाकर हंसने लगे और कहने लगे, अब वो तुम सबको मार देगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये बातें अजीबोगरीब करते करते फिर ऊपर चले गए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद पूरे घर में खौफ फैल गया। हाशिम भाई के कमरे के दरवाजा बंद होने के बावजूद ऐसा लगता कोई सीढ़ियों से नीचे उतरता है, कभी ऐसा लगता कोई सीढ़ियों के ऊपर जाता है। मुआविल सख्ती से मना करके गए थे कि कोई भी हाशिम भाई के ऊपर कोई पढ़ाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर वो मखलूक हावी थी। तीसरी रात हाशिम भाई के कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगी। बहुत भयानक आवाज़ें थी। दिन के टाइम तो मोहल्ले वाले भी डरते घर के आगे से भी ना गुजरते। अगर हम लोग बाहर निकलते कुछ लेने के लिए तो वो यही पूछते, इनके घर में उस लड़के ने एक मखलूक को हासिल किया है, अब वो उसे नहीं छोड़ेगी। वही बात हुई। वो तीसरी रात थी जब उनके कमरे से आधी रात तक भी रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। तभी एक भयानक चीख गूंजी और हाशिम भाई की आवाज़ें आना बंद हो गई। हम लोगों को लगा कि शायद वो सो रहे हैं। पूरी रात गुजर गई। बहुत खामोशी थी, बहुत सन्नाटा। सांस की आवाज़ भी बहुत ऊंची लग रही थी। फुप्पो डर गई और कहने लगी, हाशिम की आवाज़ें क्यों नहीं आ रही? जिस पर हम लोगों ने कहा कि वो थक गए हैं। वो 3 रातों से मुसलसल जाग रहे हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं है, शायद सो गए होंगे, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। जो ही सुबह हुई हाशिम भाई की आवाज़ें अभी भी नहीं आ रही थी। अबू उनके कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। कमरे के दरवाजे के ऊपर अबू ने दस्तक दी। हाशिम भाई को पुकारा, दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा अंदर से बंद था। तभी मेरे कज़न भी आ गए। अबू ने और मेरे कज़न ने जो ही कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, हाशिम भाई अंदर मुर्दा हालत में थे। उस मखलूक ने उनकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी थी। फुप्पो की हालत बहुत गैर होगी जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की डेथ हो गई है। सब बहुत रोए। हाशिम भाई की वफात के बाद भी उस घर में मामलात नहीं रुके। कोई रात ऐसी ना होती जब उनके कमरे से खौफनाक चीखें ना सुनाई देती या रोने की आवाज़ें ना आती। बिलाखिर तंग आकर वो घर बंद हो गया। हाशिम भाई की शादी उस घर में कैद हो गई, खौफनाक चीखों की सूरत में। हम लोग फुप्पो को साथ ले गए। हाशिम भाई से जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा। वो पहले ही अलग रहते थे क्योंकि उनकी और हाशिम भाई की हमेशा लड़ाई होती रहती थी। वो उनको ऐसे कामों से मना करते थे और वो मना नहीं होते थे, जिस पर दोनों भाई अक्सर लड़ा करते थे। फिर वो अलग हो गए। बहनों की भी शादियाँ हो गई थी, वो भी गम से नढाल थी। फुप्पो के घर पर ताला लग गया, कोई भी वहाँ पर नहीं रहता था। फुप्पो हमारे साथ चली गई। मोहल्ले वाले बताते थे कि जो ही रात होती है आपके घर से चीखों पुकार सुनाई देते हैं, आपके बेटे के कमरे से रोने की आवाज़ें आती हैं और ऐसे लगता है कि कोई औरत वहाँ पर चिल्लाती भी है। वो घर आसेब ज़दा हो गया। फुप्पो अब भी हमारे साथ ही रहती है। उस घर में कभी कोई नहीं जाता। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम सब मिलकर जाते हैं। डरते डरते दरवाज़ा खोलते हैं, बावजूद हालत में जाते हैं। घर अंदर से ऐसे हो गए जैसे सदियों से पुराना है, जैसे ज़मानों से यहाँ पर कोई आबाद ही नहीं था। उसके दरो दीवार काले रंग के हो गए हैं, इतने बड़े बड़े जाले लगे होते हैं। चमकती दमकती चीज़ें खाक का और राख का ढेर बन चुकी हैं। वहाँ से अक्सर सामान लेकर हम लोग वापस आ जाते हैं। फूफो आज भी हाशिम भाई को याद करके बहुत रोती हैं। उन्होंने हमेशा उन्हें रोका था कि ऐसे कामों में मत पड़ो, लेकिन वो बचपन से ही इन कामों में इन्वॉल्व थे और यही चीज़ें उन्हें अपने साथ ले गई। वो जो चिल्ला उन्होंने किया, उस मखलूक ने उनकी जान ले ली। इलाके के लोगों ने मज़ीद इतना बताया कि छत के ऊपर अक्सर एक औरत नजर आती है जिसका चेहरा बहुत हैबतनाक है, काले स्याह चेहरे वाली, चमकती आंखों वाली, जिसके बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। आपके घर के छत के कोने में खड़ी होती है। बहुत बार कोशिश की गई कि फुप्पो लोगों का वो घर बिक जाए, लेकिन उनका वो घर बिकता भी नहीं था। पूरे इलाके में हर जगह पर वो घर मशहूर हो गया था।
कि उस घर में कोई मखलूक है, कोई चुड़ैल आफत है जिसने उस घर के लड़के की जान भी ले ली। जो भी वहां आता उस घर को खौफ की नज़रों से देखकर चला जाता। ये मेरे कज़न की एक कहानी थी कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, काले जादू के अमलियात में पड़कर, चिलों के पीछे लगकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मैं आपके सुनने वालों को यही मैसेज दूंगी कि कभी भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़िया आपका, ये बात बिल्कुल ठीक है लिसनर्स। जो लोग भी जादू टोनों के अमलियात में पड़ते हैं उनका इंजाम जो होता है वो बहुत दर्दनाक होता है। वो खुद तो तकलीफ़ें सहते ही हैं, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए रिश्ते भी हमेशा तकलीफ़ों में ही मुब्तला रहते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी साजिद शेयर कर रहे हैं। साजिद कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ, कराची मलीर का। हम लोगों का घर जहाँ पर है, हम लोगों के घर के पास ही एक गली है। वो गली हर वक्त सुनसान और वीरान रहती है। मैं इसकी निशानदेही ओपनली नहीं कर सकता क्योंकि बहुत से लोग उस जगह के बारे में जानते भी हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि वो गली आसेब सदा है। वहाँ पर कहते हैं कि जिन्नात का बसेरा है। वहाँ पर एक पुराना मकान है जो खाली है। उस घर में कोई भी आबाद नहीं होता। यहाँ तक कि वो घर वक्त के साथ साथ गली से भी खासा नीचे हो गया है। उसका दरवाज़ा तकरीबन अगर 1-2 सीढ़ी का हिसाब लगाए तो नीचे उतर कर जाना पड़ेगा अगर उसको खोला जाए तो। उस घर के पास से जब भी हम लोग रात को गुजरते हैं वहाँ से खौफनाक कह के सुनाई देते हैं, किसी औरत के कह के। ऐसा लगता है कि उस पुराने खंडर में कोई औरत रहती है। बहुत बार उस गली के कॉर्नर पर भी स्ट्रीट लाइट लगाई गई, लेकिन जब भी वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाते थे वो टूट जाती है। वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। वहाँ पर जो घर है वो लोग भी अगर बाहर कोई लाइट लगाते हैं तो वो भी बुझ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर रहने वाली मखलूक जो है वो सिर्फ अंधेरे को पसंद करती है, वो रोशनी से भागती है। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि कई बार उस खंडर नुमा घर से खाना पकने की खुशबू भी सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है जैसे उस घर में खाना पक रहा है। उस घर में खाना पकने की खुशबू महकती है रात के पिछले पहर में। इलाके का जो चौकीदार है उसने कई बार ये शिकायत की है। मैं जब भी इस घर के पास से गुजरता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुजरने के बाद मुझे पीछे से कोई पुकारता भी है और अक्सर मेरे कानों के साथ एक खौफनाक हंसी गूंजती है। एक रात तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। आज मेरा गुजरना भी उसी घर के पास से हुआ। मैं पीछे से ही आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ आ रहा था क्योंकि मेरे दिल में इस घर को लेकर बहुत खौफ था। जैसे ही मैं इस खंडरनुमा घर के पास से गुजरा एक काले रंग की बिल्ली मेरे साथ चलने लग गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ों में बोल रही थी। जो ही मैं अपने घर के गली में टर्न हुआ वो बिल्ली भी मेरे साथ आई, यहाँ तक कि मेरे घर तक आई। मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र उस बिल्ली पर पड़ी। वो सामने वाले घर की दीवार के पास बैठी थी। मैं दरवाज़ा बंद करने लगा तो वो बिल्ली मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। उसके बाद मैं बहुत बीमार रहा। मेरा बुखार नहीं उतरता था। बुखार ठीक होता था तो सर दर्द शुरू हो जाता था, आंखें रेड हो जाती थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी किसी मेडिसिन का असर भी नहीं होता था। फिर मेरे घर वाले मुझे एक साहिब इल्म के पास लेकर गए। उनका ये कहना था कि जब मैं इस घर के पास से गुजर रहा था तो वो मखलूक वहाँ पर मौजूद थी जो काली बिल्ली के रूप में मेरे पीछे आ गई। चूंकि मैं आयतल कुर्सी पढ़ रहा था इसलिए वो अपना असल रूप जाहिर नहीं कर सकी और ना ही मेरे ऊपर हमलावर हो सकी, लेकिन उसका आसेब मेरे ऊपर कुछ हो चुका था। फिर मैंने बहुत अरसा दम वगैरह करवाए, तब जाकर मैं ठीक हुआ। ये मेरी एक कहानी थी और मलेर की उस खौफनाक गली की जो आज भी उतनी ही वीरान है जितनी आज से 6 साल पहले थी। बहुत शुक्रिया साजिद आपका। इससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। जब भी आप किसी वीरान घर के पास से गुजरें, जब भी आप किसी आसिफ ज़दा जगह से गुजरें तो आयतल कुर्सी और दुरूद पाक और चारों कुल का विर्द लाजमी किया करें कि वहाँ पर मौजूद जो भी मखलूक़ात हैं वो आपके पीछे ना आ सके।
یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. گرمی بادستور بہت ہے. اللہ پاک سے سب مل کر دعا کریں کہ بارش آ جائے اور رحمتوں والی بارش ہو. آمین. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جو لوگ چینل کو وزٹ کریں ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں بھی شیئر کریں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.